हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। आज का हमारा टॉपिक है जेनेरिक प्रोसेस मॉडल इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अच्छा, जेनेरिक प्रोसेस मॉडल क्या होता है? ये जो वर्ड होता है जेनेरिक, ये निकला है जनरल से। आप ये समझ लो, मैं आपको समझाने के लिए जो कुछ बातें बता रहा हूँ आप उनको माइंड में रखते हुए अगर इस मॉडल को समझोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए। अगर आप डेफिनेशन देखने आए थे तो प्लीज अभी से इस वीडियो को बंद करके चले जाए। मैंने इसमें डेफिनेशन नहीं बतानी, मैंने इस टॉपिक को क्लियर करना है। और अगर आपने ये वीडियो आराम से पूरी देख ली तो ये टॉपिक आपको भूलने वाला नहीं है दोबारा। इस बात की श्योरिटी मैं अभी आपको दे देता हूँ। अब दैट इज टोटली अप टू यू कि आपने इस वीडियो को पूरा देखना है या छोड़ के चले जाना है। ठीक हो गया? तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। जेनेरिक प्रोसेस मॉडल क्या होता है? जेनेरिक प्रोसेस मॉडल जो है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोसेस मॉडल का तो आप लोगों को मैं अज्यूम करता हूँ कि अभी तक आइडिया होगा कि प्रोसेस मॉडल क्या है। तो मैं पहले वर्ड जेनेरिक को उठाता हूँ। सबसे पहले जेनेरिक क्या होता है? जेनेरिक का मतलब होता है किसी भी चीज को जनरल लेवल पे देखना। देखें, आप ये कह रहे होते हैं ना कि ये जनरल लेवल की चीज है या फिर जो है ये स्पेसिफिक चीज है। स्पेसिफिक चीज जब आप किसी खास चीज की तरफ टारगेट करके कोई बात कर रहे होते हो, जनरल चीज जो कि नॉर्मली आम तौर पे जो आप कोई बात कर रहे होते हो, ठीक है। तो जेनेरिक प्रोसेस मॉडल के का मतलब फिर क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस टॉपिक में आपको ये बताया जाएगा कि एक जनरली जो एक प्रोसेस मॉडल होता है वो एक्चुअली किस तरीके से फॉर्म अप हुआ होता है, वो किस तरीके से बना हुआ होता है। इस वीडियो के अंदर आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। क्योंकि देखें, आप प्रोसेस मॉडल के अंदर क्या देख रहे होते हो? आप प्रोसेस मॉडल को जैसे ही देखते हो, लाइक वाटरफॉल मॉडल को आप देखते हो, आप स्पिरल मॉडल को देखते हो, उसके अंदर आपको क्या चीज नजर आती है? आप जैसे ही खोलते हो उसमें 5-7 एक्टिविटीज होती हैं। आप उनको पढ़ते हो और हर एक एक्टिविटी में ये लिखा हुआ होता है कि एक्टिविटी करती क्या है। दैट्स इट। और उसके बाद आपको वहां पे आप बात खत्म कर देते हो। आपसे कोई पूछे जी वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, आप बताते हो कि जी इसमें 5-6 या ये 7 एक्टिविटीज होती हैं और हम वन बाय वन परफॉर्म करवाते हैं और ऊपर से नीचे आते हैं, बात खत्म हो गई। लेकिन जनरली लेवल पे अगर आप इसकी थोड़ी सी डायसेक्शन करो, इस प्रोसेस मॉडल को खोल के अंदर घुसो, तो ये किस तरीके से अरेंज है, इसको किस तरीके से लेके चलना है, ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा लाजमी भी है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। तो आज चले मैं आपको इस जेनेरिक प्रोसेस मॉडल के अंदर घुस के और ये सारा कुछ बताता हूँ कि किस तरीके से सारा सिस्टम चल रहा होता है। तो सबसे पहले A process is defined as the collection of various activities। चाहे वो कोई सा भी प्रोसेस हो, वो वाटरफॉल मॉडल हो, वो प्रोसेस मॉडल यानी कि वाटरफॉल प्रोसेस मॉडल हो या फिर स्पिरल मॉडल हो या कोई भी हो, वो क्या होता है? वो एक कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज होता है। आप कोई भी प्रोसेस उठा के देख लो, ऊपर प्रोसेस का नाम लिखा हुआ होगा और उसके बाद नीचे क्या होगा कि वो एक्टिविटीज होंगी बहुत सारी, और उन एक्टिविटीज की कलेक्शन को जो है आप क्या कह दोगे कि ये जो है ये वाला मॉडल है, ये वाला मॉडल है। ठीक हो गया? अब दीज एक्टिविटीज आर परफॉर्म व्हेन सम वर्क प्रोडक्ट इज टू बी क्रिएटेड। और ये एक्टिविटीज आप कब परफॉर्म करवाते हो? आप उस वक्त परफॉर्म करवाते हो जब आपने इनको यूज करके कोई सॉफ्टवेयर बनाना होता है। सही हो गया? Each of these activities reside within a framework or model that define their relationship with the process and with one another। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप ये देखो कि आप चाहे वाटरफॉल मॉडल उठा लो, आप स्पिरल मॉडल उठा लो या आप कोई सा भी मॉडल जाके उठा लो, आप ये चीज वहां पर देख लेना, आपको ये आइडिया हो जाएगा कि उसके अंदर जो एक्टिविटीज हैं सब मॉडल्स में ऑलमोस्ट सेम ही है। 5-7 एक्टिविटीज हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द आप घूम रहे हो। कहीं पे आप उन 5 एक्टिविटीज को उठा के मर्ज करके किसी एक में ले आते हो, कहीं पर आप उस एक एक्टिविटी को उठाकर तो थोड़ा सा उसको डिवाइड कर देते हो 3 सेक्शंस में और उसके थ्री एक्टिविटीज बना लेते हो। लेकिन क्या है कि ऑल इन ऑल आपको 5-6 एक्टिविटीज हैं, उन्हीं के अंदर घूम रहे होते हो। आज आप बेशक इस वीडियो के बाद जाके देख लेना। ठीक हो गया? अब जब एक्टिविटीज सेम है तो प्रोसेस मॉडल अलग अलग कैसे आ गए? दिस इज द पॉइंट। तो प्रोसेस मॉडल कहां से अलग आते हैं? जनरल लेवल के ऊपर होता ये है कि उन एक्टिविटीज का इंटरनल रिलेशन क्या है और वो एक फ्लो में अरेंज किस तरीके से हुई हुई है। ये दो चीजें मिलके बताती हैं कि ये प्रोसेस मॉडल क्या है। अब आप ये देख लो कि आप अगर वाटरफॉल पे आते हो तो एक्टिविटीज वही हैं उसमें भी जो कि आप स्पिरल में कर रहे होगे। लेकिन क्या है कि क्या वाटरफॉल के अंदर उनकी अरेंजमेंट और उन एक्टिविटीज का एक दूसरे के साथ रिलेशन चेंज नहीं है? ऐसा है ना? आप वाटरफॉल में ऊपर से नीचे फ्लो करते हुए आ रहे हो, ठीक है, स्पिरल में आप गोल गोल घूम रहे हो, ठीक है। तो उन एक्टिविटीज के दरमियान फ्लो कैसे करना है और उन एक्टिविटीज का आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुक क्या है, ये चीजें पता लग जाए तो आपको ये पता चल जाता है कि ये कौन सा प्रोसेस मॉडल है। एक्टिविटीज तकरीबन वही रहती हैं,
इस चीज को गौर से समझें, एक्टिविटीज वही रहती हैं, उनको किसी फ्रेमवर्क किसी मॉडल में डाल दिया जाता है और उस मॉडल और उस फ्रेमवर्क का काम ये होता है कि वो ये चीज डिफाइन कर देता है कि इन एक्टिविटीज में से गुजरना कैसे है, इनमें से फ्लो कैसे करना है, और साथ साथ वो ये बता देता है कि इन एक्टिविटीज का आपस में ताल्लुक क्या है। और जब ये चीजें पता चल जाए तो हमें ये पता चल जाता है कि ये कौन सा मॉडल है। ठीक हो गया। और उस मॉडल आप उसको मॉडल कह लो, प्रोसेस मॉडल कह लो, या फिर एक फ्रेमवर्क कह लो, जो कि एक्टिविटीज को एक सांचे में ढाल रहा है और उनका आपस में रिलेशन बता रहा है और उनके दरमियान फ्लो करने का तरीका बता रहा है। ये है एक मॉडल। अब इसके बाद अब जो जनरल लेवल पे आप देखो कि एक्टिविटीज होती कौन कौन सी हैं। सबसे पहले कम्युनिकेशन होती है, दूसरी प्लानिंग होती है, तीसरी मॉडलिंग होती है, चौथी कंस्ट्रक्शन होती है और पांचवी डिप्लॉयमेंट होती है। कम्युनिकेशन क्या होती है? कम्युनिकेशन यही होती है कि आप इस लेवल पे कस्टमर से, जो आपसे सॉफ्टवेयर बनवाना चाहता है, बीइंग एन इंजीनियर, आप उससे बातचीत करते हो, कम्युनिकेट करते हो। आप कम्युनिकेट क्यों कर रहे होते हो? रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए। अब हो सकता है कहीं पे किसी प्रोसेस मॉडल में इसी कम्युनिकेशन वाले स्टेप को जो है रिक्वायरमेंट गैदरिंग के नाम से शो कर दिया जाए, दैट्स नॉट अ बिग डील। ठीक हो गया। अब दूसरे नंबर पर प्लानिंग होती है। आप जब कस्टमर से आपने कम्युनिकेट किया, आपको उसकी रिक्वायरमेंट पता चल गई, तो अब आप नेक्स्ट स्टेप पे आप क्या करोगे? आप स्केड्यूल बनाओगे कि ये प्रोजेक्ट जो इसकी रिक्वायरमेंट है इनको पूरा करते हुए कितने दिन में बन जाएगा। आप ये हिसाब लगाओगे कि इसके ऊपर कितना एक खर्चा आ जाएगा और हर किस्म की प्लानिंग आप इसके ऊपर करोगे। तीसरे नंबर पे आ जाती है मॉडलिंग। जब आपको ये पता चल गया कि टाइम कितना लगेगा, खर्चा कितना आएगा और कस्टमर ने डन कर दिया कि ठीक है बनाना शुरू करो, तो आप क्या करते हो कि आप मॉडलिंग की तरफ आ जाते हो। मॉडलिंग के अंदर आप मॉडलिंग के रेलेवेंट तमाम काम करते हो। यहाँ पे आप किसी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस के लिए एल्गोरिथम भी डिजाइन करते हो, आप फ्लो चार्ट भी डिजाइन करते हो, आप डायग्राम्स भी डिजाइन करते हो और आप हर काम मॉडलिंग वाला इस स्टेज पे कर जाते हो। ठीक हो गया। चौथे नंबर पे आ जाती है कंस्ट्रक्शन। जब आपके पास मॉडल प्रिपेयर हो गया तो आप क्या करते हो? कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करते हो। उसको चूज करने के बाद आप क्या करते हो कि कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हो, यानी कि उसकी कोडिंग करना शुरू कर देते हो और कोडिंग करके पूरा सॉफ्टवेयर बनाते हो और बना के उसको टेस्ट कर लेते हो। अब कहीं कहीं प्रोसेस मॉडल्स में क्या होता है कि जो डेवलपमेंट का कंस्ट्रक्शन का फेस है उसको अलग दिखा दिया जाता है और टेस्टिंग का जो है उसको अलग दिखा दिया जाता है, जबकि हो उन दोनों में यही रहा होता है जो कि कंस्ट्रक्शन में हो रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट में आप जाके क्या करते हो कि आप वही जो टूल है या फिर जो सॉफ्टवेयर आपने बनाया है वो जाके कस्टमर को डिलीवर करते हो, उसके पीसी में इंस्टॉल करते हो और उससे फीडबैक्स लेते हो। और फीडबैक लेने के बाद अगर वो बताता है कि इसमें ये चेंजिंग्स रिक्वायर्ड हैं, तो आप अपने प्रोसेस मॉडल के मुताबिक उसके अंदर वो चेंजिंग्स को लगाते हो, इम्प्लीमेंट करते हो। ठीक हो गया। तो ये आपके 5 स्टेप हैं जनरली जिनके अंदर से आप गुजर रहे होते हो। लेकिन इनके साथ क्या हो रहा होता है कि आपकी कुछ अम्ब्रेला एक्टिविटीज चल रही होती है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। अब ये अम्ब्रेला एक्टिविटीज क्या है? प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस एंड अदर अप्लाइड थ्रू आउट द प्रोसेस। अम्ब्रेला एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो कि आपने जब एक फ्रेमवर्क चूज किया और उसमें सारी एक्टिविटीज को डाल दिया जो ऊपर आपने पढ़ी है, जब आपने उनके अंदर डाल दिया तो वो एक प्रोसेस मॉडल बन गया। अब वो प्रोसेस मॉडल आप किसी उसको अडॉप्ट करते हुए उस प्रोसेस मॉडल को आप कोई भी सॉफ्टवेयर बना सकते हो, लेकिन उस सॉफ्टवेयर को बनाते हुए आप क्या करोगे? उसके बिल्कुल पैरेलल, उसके साथ साथ जब आप उस प्रोसेस मॉडल की एक्टिविटीज को फॉलो करते हुए कोई सॉफ्टवेयर बना रहे होगे तो उसके साथ साथ आप क्या करोगे? कुछ एक्टिविटीज और भी चलाओगे। वो एक्टिविटीज क्या कर रही होंगी कि वो ये चीज चेक कर रही होंगी कि क्या आपका प्रोजेक्ट ऑन ट्रैक है, कहीं किसी एक्टिविटी से स्लिप तो नहीं कर रहा। वो एक्टिविटीज ये चेक कर रही होंगी कि कहीं पर कोई रिस्क तो नहीं आ रहा। ठीक है। अगर वो रिस्क आ रहा है तो उसको कैसे मैनेज करना है। वो एक्टिविटीज जो अम्ब्रेला एक्टिविटीज होंगी वो क्या चेक कर रही होंगी? वो ये चेक कर रही होंगी कि आप हर एक एक्टिविटी को, यानी कि फ्रेमवर्क की या फिर प्रोसेस मॉडल की हर एक एक्टिविटी पे जब आप काम कर रहे हो तो क्या आप क्वालिटी एश्योर कर रहे हो, आप क्वालिटी को यकीनी बना रहे हो या नहीं बना रहे हो। ठीक हो गया। तो ये होता है क्या? अम्ब्रेला एक्टिविटीज। और ऐसा नहीं होता कि आप प्रोसेस मॉडल की सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करवा लोगे तो उसके बाद ये परफॉर्म करवाओगे। आप कोई प्रोसेस मॉडल उठाते हो जिसके अंदर एक्टिविटीज मौजूद होती हैं, वो जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और आप उस प्रोसेस मॉडल के थ्रू सॉफ्टवेयर बनाना शुरू करते हो। अब जैसे ही सॉफ्टवेयर बनाना शुरू करते हो साथ ही ये अम्ब्रेला एक्टिविटीज भी एक्टिवेट कर दी जाती हैं। और क्या होता है कि इन अम्ब्रेला एक्टिविटीज को बाकी दूसरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एक्टिविटीज के साथ साथ चलाया जाता है और ये मददगार साबित होती हैं एक सॉफ्टवेयर को ऑन टाइम बनाने के लिए, इन बजट बनाने के लिए, क्वालिटी एश्योर करने के लिए, रिस्क को मैनेज करने के लिए। ठीक हो गया। और अम्ब्रेला एक्टिविटी की आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि जब आप स्पिरल के अंदर काम कर रहे होते हो तो आपकी स्पिरल की डेवलपमेंट की एक्टिविटीज तो वही होती हैं जो कि जनरल एक्टिविटीज हैं, लेकिन साथ साथ आपकी रिस्क मैनेजमेंट की एक्टिविटी बहुत ज्यादा एक्टिव होती है क्योंकि वो अम्ब्रेला एक्टिविटी में से उठ के आ रही होती है। ठीक हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं? प्रोसेस फ्लो। प्रोसेस फ्लो क्या होता है? जब भी आप कोई
प्रोसेस मॉडल बनाते हो तो प्रोसेस मॉडल के अंदर आपने एक्टिविटीज तो यही यूज करनी है जो के ऊपर 5 बता दी गई हैं। कहीं पर आप इन 5 एक्टिविटीज को खोल के 6 में तब्दील कर दोगे, कहीं पे आप इनको 7 में कर दोगे, कहीं पे इनको श्रिंक करके 4 पे ले जाओगे, लेकिन होंगी तो यही एक्टिविटीज। अच्छा, तो फिर जब एक्टिविटीज यही होंगी और आप इनको अपने हिसाब से यूज करना चाहते हो तो आप इनको क्या करोगे, इनका फ्लो डिफाइन कर लोगे कि पहले किस एक्टिविटी से निकल के किस एक्टिविटी में जाना है और फिर उसके बाद वहां से किस एक्टिविटी में जाना है। ठीक हो गया। और उस एक्टिविटी फ्लो डिफाइन करने के साथ साथ आप क्या कर लोगे कि आप जो है उन एक्टिविटीज के दरमियान रिलेशन डिफाइन कर लोगे। यही 2 चीजें तो होती हैं जो ये बता रही होती हैं कि ये प्रोसेस मॉडल है, वरना एक्टिविटीज तो सेम है, ये बात मैंने आपको पहले बताई थी। तो प्रोसेस फ्लो क्या होता है, प्रोसेस फ्लो यही चीज होती है और यही बता रहा होता है कि आप किस तरीके से फ्लो करते हो उन एक्टिविटीज के दरमियान जो आपने एक्टिविटीज डिफाइन की हुई है किसी फ्रेमवर्क में। अब आपके पास कितने किस्म के फ्लोज होते हैं वो आपके सामने है। सबसे पहले आपके पास होता है लीनियर फ्लो, फिर होता है आइटरेटिव फ्लो, फिर होता है एवोल्यूशनरी फ्लो, फिर होता है पैरेलल प्रोसेस फ्लो। ठीक हो गया। अब लीनियर फ्लो क्या होता है, लीनियर फ्लो में आप क्या होता है कि आपकी जो गिवन 5 एक्टिविटीज जो आपके ऊपर दिखाई है आप उनमें एक सीक्वेंस में चलते हो, पहले से निकल के दूसरी में, दूसरी से निकल के तीसरी में, तीसरी से निकल के चौथी में एंड आगे 5वीं में। और आइटरेटिव फ्लो क्या होता है, आइटरेटिव प्लस प्रोसेस फ्लो repeats one or more of the activities before proceeding to the next। यानी कि ये क्या कर रहा होता है कि ये नेक्स्ट एक्टिविटी में जाने से पहले पहले आपकी जो पहले वाली एक्टिविटीज हैं उनको रिपीट कर रहा होता है। रिपीट क्यों करता है, शायद कोई पहले वाला जो आपने एक्टिविटी परफॉर्म की उसमें कोई बग आ गया होगा तो आप एक दफा रिपीटेशन लगा के उस बग को फिक्स करोगे और साथ उसके बाद नेक्स्ट पे मूव करोगे। ठीक हो गया। एवोल्यूशनरी प्रोसेस फ्लो क्या करता है, ये क्या करता है कि ये एक्टिविटीज को एक सर्कुलर मैनर के अंदर जो है एग्जीक्यूट करता है और ईच सर्किट थ्रू द 5 एक्टिविटीज लीड टू मोर कंप्लीट वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर। और हर एक सर्कल घुमाने के बाद आप अपना फाइनल प्रोडक्ट जो आप बनाना चाह रहे हो उसके करीब से करीब तरह होते चले जाते हो। ठीक है, क्योंकि आपके इंक्रीमेंट्स लग रहे होते हैं। यानी कि 10 फीचर वाला सॉफ्टवेयर बनाना था तो पहला सर्कल जब घूमेगा तो एक फीचर तैयार हो जाएगा, दूसरा सर्कल जब घूमेगा दूसरा फीचर तैयार हो जाएगा। ऐसे करते करते आप हर एक सर्कल में अपने सॉफ्टवेयर के करीब जाते जाते हो। अब पैरेलल प्रोसेस फ्लो एग्जीक्यूट वन और मोर एक्टिविटीज इन पैरेलल विद अदर एक्टिविटीज। कुछ प्रोसेस मॉडल ऐसे होते हैं कि वो क्या करते हैं कि वो पैरेलल प्रोसेस फ्लो चलाते हैं, यानी कि एक एक्टिविटी इधर चल रही है साथ ही उसके दूसरी एक्टिविटी चल रही होती है। ठीक हो गया। और दोनों एक्टिविटीज पैरेलल चल रही होती हैं और वो पैरेलल चल के किसी किस्म की क्वालिटी लेवल अचीव कर रही होती हैं। तो ये क्या होते हैं, ये मॉडल के अंदर फ्लो के डिफरेंट स्टाइल है। अब आपको ये तो पता चल गया कि एक कोई भी प्रोसेस मॉडल हो उसके अंदर एक्टिविटीज वही सेम होती हैं। वो प्रोसेस मॉडल बनता किस तरीके से है, कैसे पता चलता है कि एक डिफरेंट प्रोसेस मॉडल है, इस तरीके से कि उनके दरमियान एक्टिविटीज का रिलेशन अलग होता है हर किसी में और उन एक्टिविटीज के दरमियान फ्लो करने का तरीका अलग हो जाता है। और इन दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन से क्या पता चलता है कि ये एक मॉडल ही चेंज हो गया है। और आपको ये भी आज मैंने बता दिया कि प्रोसेस फ्लो होते कितने किस्म के हैं, इन्हीं में से कोई एक प्रोसेस फ्लो आपका हर प्रोसेस मॉडल यूज कर रहा होता है। ठीक हो गया। अब ये देखें, आपके सामने एक डायग्राम आ चुकी है। ये डायग्राम मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बुक है समरविले की, उसके अंदर से मैंने चूज की है। जहां तक मुझे याद है ये उसी की डायग्राम है। और भी जो है आप देख लीजिएगा, मुख्तलिफ किस्म की बुक्स के अंदर जो है ये दिखाई गई है और आई थिंक सो मुझे याद पड़ता है कि ये उस बुक के अंदर ये डायग्राम मौजूद है। अच्छा, अब इसके अंदर ये देख लें, अब इन्होंने क्या दिखाया है। जो अभी तक हमने बातें की हैं अब आप इस डायग्राम पे आके सम अप कर सकते हो। सबसे पहले सॉफ्टवेयर प्रोसेस होता है, आप मेरे माउस के कर्सर को देखते चले जाइए, आपको आइडिया होता चला जाएगा। सबसे पहले सॉफ्टवेयर प्रोसेस होता है। अच्छा, उस प्रोसेस के अंदर एक प्रोसेस फ्रेमवर्क होता है। ये वही फ्रेमवर्क है जो कि एक्टिविटीज, उन्हीं गिनी चुनी एक्टिविटीज को, उन्हीं 5-6 एक्टिविटीज को किसी सांचे में ढालता है। किसी सांचे में ढालने से मतलब ये बताता है कि प्रोसेस के आपने इन एक्टिविटीज में से फ्लो कैसे करना है और इनका आपस में रिलेशन क्या है। अच्छा, ये प्रोसेस फ्रेमवर्क ये काम कर देता है। उसके बाद आगे क्या होता है, अम्ब्रेला एक्टिविटीज होती हैं। अम्ब्रेला एक्टिविटीज क्या होती हैं कि आपके ओवरऑल प्रोसेस की वर्किंग को कंट्रोल में रख के और उसकी क्वालिटी को अश्योर करने के लिए इस्तेमाल हो रही होती है। मैंने अभी आपको ऊपर बताया। उसके बाद आपकी फ्रेमवर्क की एक्चुअल एक्टिविटीज आ जाती हैं। एक्टिविटी नंबर 1 आ जाती है और एक्टिविटी नंबर 2 एंड अप टू सो ऑन, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं सारी की सारी आ जाती हैं। सॉफ्टवेयर प्रोसेस के अंदर होता है प्रोसेस फ्रेमवर्क। प्रोसेस फ्रेमवर्क के अंदर होती हैं अम्ब्रेला एक्टिविटीज। अब आगे गौर करने वाली बात यह कि देखें, अम्ब्रेला एक्टिविटीज के अंदर फ्रेमवर्क एक्टिविटीज नहीं है।
अम्ब्रेला एक्टिविटी के पैरेलल फ्रेमवर्क एक्टिविटीज हैं, इसीलिए राइट कॉर्नर से फ्रेमवर्क एक्टिविटीज को थोड़ा सा बाहर दिखाया गया है अम्ब्रेला एक्टिविटीज से, क्योंकि ये फ्रेमवर्क एक्टिविटीज अम्ब्रेला एक्टिविटीज के अंदर नहीं होती। ये फ्रेमवर्क एक्टिविटीज जो है ये प्रोसेस फ्रेमवर्क के अंदर ही होती हैं, सेम लाइक इसी तरीके से जैसे अम्ब्रेला एक्टिविटीज प्रोसेस फ्रेमवर्क के अंदर होती हैं। और क्या होता है कि ये फ्रेमवर्क एक्टिविटीज पैरेलल काम कर रही होती हैं अम्ब्रेला एक्टिविटीज के, या फिर इन अदर वर्ड आप ये कह लें कि ये अम्ब्रेला एक्टिविटी जो है पैरेलल काम कर रही होती है फ्रेमवर्क एक्टिविटीज के। यहाँ तक जो चीजें हमने पढ़ी थी यहाँ तक मैंने क्लियर कर दिया। अब हम इससे आगे जाएंगे फ्रेमवर्क एक्टिविटी के अंदर और उसको देखेंगे कि उसमें क्या होता है। अभी प्रोसेस फ्रेमवर्क क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए, अम्ब्रेला एक्टिविटी क्या होती है आपको ये पता होना चाहिए, फिर उसके बाद फ्रेमवर्क एक्टिविटी क्या होती है अब आपको ये पता होना चाहिए। अब हम इससे आगे हम फ्रेमवर्क एक्टिविटी के अंदर जाके देखते हैं कि फ्रेमवर्क एक्टिविटी में क्या हो रहा होता है। ठीक है, अब ये देखें, फॉर अ स्मॉल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट रिक्वेस्टेड बाय वन पर्सन एट अ रिमोट लोकेशन विद सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रिक्वायरमेंट्स, द कम्युनिकेशन एक्टिविटी माइट इनकम्पस लिटिल मोर देन अ फोन कॉल विद द एप्रोप्रिएट स्टेक होल्डर। Therefore, the only necessary action is phone conversation and the work task that this action encompasses are these। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या इसका मतलब है और ये क्या इसने कहा है। अब वो ये कह रहा है कि जब आप कोई भी आप वो एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बना रहे हो और उसके अंदर बड़ी आपने कोई रिक्वायरमेंट्स लेनी है और जिस बंदे के लिए बना रहे हो वो आपके पास नहीं बैठा, वो कहीं दूर बैठा हुआ है, तो उसके साथ जब आप रिक्वायरमेंट लेने के लिए पहली एक्टिविटी में आओगे जो कि कम्युनिकेशन थी, तो वो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी होगी और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फोन कॉल या उससे थोड़ी बहुत ज़्यादा कोई कन्वर्सेशन होगी और उसके थ्रू आप सारी चीज़ें क्लियर कर लोगे। ठीक है, या तो फोन कॉल या हद से आगे जाओगे अगर तो आप ईमेल तक चले जाओगे। तो अब क्या होगा कि आपने कम्युनिकेशन एक्टिविटी के अंदर आके जो काम किया वो काम जो है, यानी कि एक एक्टिविटी में, जैसे मैंने आपको डायग्राम के अंदर बताया था कि हम एक्टिविटी के अंदर जाके देखते हैं एक्टिविटी के अंदर कैसे काम हो रहा होता है, तो हमने उसके लिए एग्जांपल ले ली कम्युनिकेशन एक्टिविटी की जो कि सबसे पहली एक्टिविटी होती है। और उसके अंदर एग्जांपल ये है कि एक बंदा है जो कि दूर बैठा हुआ है, आपके पास नहीं है और आपसे एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनवाना चाहता है और वो आपको रिक्वायरमेंट वाया फोन देगा या फोन से थोड़ा सा आगे चला जाएगा शायद ईमेल तक। तो उसके अंदर आप क्या क्या एक्शन परफॉर्म कराओगे? सबसे पहले तो आप टेलीफोन पे, आप जो पॉइंट्स हैं वो आप देखें, सबसे पहले तो आप टेलीफोन पे उसे कॉन्टैक्ट करोगे, उससे रिक्वायरमेंट्स डिस्कस करोगे और उनके नोट्स बना लोगे और आप उन नोट्स को फिर जो है एक रिक्वायरमेंट की स्टाइल के अंदर कन्वर्ट करके लिखोगे और उसके बाद आप वही रिक्वायरमेंट जो है वो आप उसको वापस ईमेल कर दोगे स्टेक होल्डर को या फिर कस्टमर को कि रिव्यू करो और अप्रूव करो कि क्या यही चीज तुम्हें चाहिए। अगर वो रिव्यू कर देता है तो आप उसके ऊपर फर्दर काम शुरू कर देंगे। तो ये क्या है? ये पूरा का पूरा एक सेट ऑफ टास्क है जो कि आपने परफॉर्म करवाया किसी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए। ठीक हो गया। अब ये एक सेट ऑफ टास्क है, तो आप इसको आप क्या कहोगे? ये जो 4 पॉइंट्स है ना, इनके ऊपर मुश्तमिल ये एक सेट ऑफ टास्क है, यानी कि इन 4 पॉइंट्स को कंप्लीट करने से एक टास्क कंप्लीट हो रहा है। ठीक हो गया। तो इसको आप क्या कहते हो कि ये टास्क सेट है। और टास्क सेट जो है वो कब परफॉर्म करवाया जाता है? जब आप कोई एक्शन करना चाहते हो, यानी कि हर एक एक्शन के लिए आप एक टास्क सेट डिफाइन करते हो। कम्युनिकेशन एक एक्टिविटी थी, आप उसके अंदर आए, आपको एक एक्शन परफॉर्म करवाना था रिक्वायरमेंट गैदरिंग का, तो आपने उसके लिए एक टास्क सेट परफॉर्म करवाया जो कि आपके सामने है। ये बात अगर आपको समझ आ गई है तो मैं पिछली स्लाइड पे जाता हूं और आपको इस चीज को सिंपल तरीके से बताता हूं। फ्रेमवर्क एक्टिविटी 1 की डायग्राम को देखें। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक्शन नंबर 1 परफॉर्म करवाना था और उस एक्शन नंबर 1 को परफॉर्म करवाने के लिए ये एक टास्क सेट परफॉर्म करवाया गया। देख रहे हैं आप? उसी तरीके से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोई और एक्शन नंबर 1.k यानी कि उससे आगे का था, क्योंकि फ्रेमवर्क एक्टिविटी 1 है तो उसने एक्शन को 1.1 कह दिया और फिर सो ऑन 1.2 1.3 ऐसे चलेगा। उसी का कोई एक्शन नंबर 2 परफॉर्म करवाना था तो उसके लिए एक टास्क सेट परफॉर्म करवा दिया। यही तरीका होता है इसके ऊपर काम करने का। हर एक्टिविटी में एक या एक से ज्यादा एक्शंस परफॉर्म हो सकते हैं और हर एक एक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए आप एक पूरा टास्क सेट डिफाइन करते हो। ठीक है, अब आपको डायग्राम पूरी क्लियर हो चुकी होगी। अब मैं आपके सामने एक टास्क सेट की डेफिनेशन कर देता हूं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेवरल डिफरेंट टास्क सेट्स। ठीक हो गया। फॉर अ स्मॉल रिलेटिवली सिंपल प्रोजेक्ट द टास्क सेट फॉर रिक्वायरमेंट गैदरिंग माइट लुक लाइक दिस। अब वो कह रहा है कि एक छोटा सा सिंपल सा
प्रोजेक्ट है और उसके अंदर एक एक्शन है रिक्वायरमेंट गैदरिंग का, तो उसके लिए आप एक टास्क सेट अगर कोई लिखना चाहते हो तो वो इस तरीके का होगा जैसे कि मैंने आपको नीचे दिखाया है कि क्या कि मेक अ लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स फॉर द प्रोजेक्ट। वो तमाम लोग जो सॉफ्टवेयर मिलकर आपसे बनवा रहे हैं, जो कस्टमर है, उनकी लिस्ट बना लो। इनवाइट ऑल स्टेक होल्डर टू एन इनफॉर्मल मीटिंग, एक छोटी सी सॉफ्ट सी मीटिंग में उन सबको बुलाओ। आस्क कीजिए स्टेक होल्डर टू मेक अ लिस्ट ऑफ फीचर्स एंड फंक्शंस रिक्वायर्ड। उन सबको कहो कि आप लोग लिस्ट बनाओ उन तमाम फीचर्स की, जो उन तमाम फंक्शंस की जो आके आप इस सॉफ्टवेयर में चाहते हो, जब बनवाने आए हो। डिस्कस रिक्वायरमेंट्स एंड बिल्ड अ फाइनल लिस्ट, और उन रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस करो, और लिस्ट को डिस्कस करने के बाद जो जो रिक्वायरमेंट्स फाइनल हो जाए उनकी पूरी एक लिस्ट बना लो। प्रायोरिटाइज रिक्वायरमेंट, सबसे पहले तरजीह दो रिक्वायरमेंट्स को कि कौन सी चीज पहले बनानी है कौन सी बाद में। नोट एरिया ऑफ अनसर्टेनिटी, कहीं पे कोई उबहाम हो, कहीं पे कोई कंफ्यूजन वगैरह हो, अनसर्टेनिटीज हो, तो उनको भी नोट कर लो। ये आपका रिक्वायरमेंट गैदरिंग का एक टास्क सेट हो गया। एक्शन था, एक्टिविटी थी कम्युनिकेशन की, उसमें एक्शन था रिक्वायरमेंट गैदरिंग का, उसको परफॉर्म करने के लिए टास्क सेट जो हमने परफॉर्म कराया वो आपके सामने है। तो ये होता है जेनेरिक प्रोसेस मॉडल। नोट्स इसके जो भी आपको स्लाइड में नजर आ रहे थे मिल जाएंगे mysoftwarenotes.com हमारी ऑफिशियल साइट के ऊपर, ब्लॉग के ऊपर। इसके अलावा अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कहीं पे कोई मिस्टेक नजर आए तो उसको जो है पॉइंट आउट कर दीजिएगा, ताकि आपकी तरह बाकी देखने वालों की भी करेक्शन हो सके। और इसके अलावा अगर आप मुझसे डिस्कस करना चाहें इस टॉपिक को डिटेल के अंदर, या इसके रेलेवेंट या किसी भी और टॉपिक पे कोई सवाल हो, तो आप मेरे ट्विटर अकाउंट के ऊपर मुझसे बात कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर चैनल इंफॉर्मेटिव लगे तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं दोबारा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।